नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में स्वागत है। आज हम आपको एक नए टॉपिक से चर्चा कराएंगे, अवगत कराएंगे। बहुत ही छोटे तरीके से बताएंगे कि हम कैसे पढ़ें। बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन फिर भी उसका सॉल्व करके दिखाएंगे। वो टॉपिक है संधि। संधि से बनने वाले सवाल जो भी होंगे सब हम देखेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे तरीके से। देखिए, संधि शब्द बना है, इसमें पूछा गया है, अगर पूछे कि कौन सा उपसर्ग है तो समधन दी, और इसमें अगर प्रत्यय पूछे तो ई प्रत्यय है। ठीक, क्या है? ई प्रत्यय है। लेकिन अगर संस्कृत में देखेंगे तो क्या है? समधन धा धन की। ठीक, की कट जाएगा तो ई बचेगा, और धा धारण करने के योग में है, और सम उपसर्ग है। सम मतलब साथ, जो समान रूप से धारण करे उसे क्या कहते हैं? संधि। तो बराबर करके हम क्या पाएंगे? समान रूप से जो धारण करे वह संधि। ठीक, संधि है। देखिए, बात है संधि की, तो संधि लिखा कैसे जाता है? शुद्ध हिंदी में तो यही है, लेकिन संस्कृत में संधि कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक, कैसे लिखेंगे? आधा न करके। और ये हिंदी का है, ये संस्कृत का है। अब हम आगे चलते हैं किसकी ओर? अब हम संधि क्या तो तोड़ कर देख लें कि संधि का क्या अर्थ होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि संधि कहाँ होती है। संधि होती कहाँ है? तो संधि वर्ण, किसमें? वर्ण का विषय है। ठीक, वर्ण अर्थात अक्षर, या अक्षर अर्थात ध्वनि। अक्षर अर्थात ध्वनि। देखिए, दो ध्वनि हो, या दो वर्ण हो, या तो अक्षर हो। ठीक, बस थोड़ी सी बात है कि अक्षर और वर्ण में थोड़ा सा अंतर रह जाता है, इसलिए अक्षर को वर्ण और अक्षर एक ही माना जाता है। बस भाषा विज्ञान की दृष्टि से ही थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अक्षर कह सकते हैं। तो वर्ण और अक्षर ध्वनि, जब दो वर्ण या दो ध्वनियां आपस में मिल करके एक विकार पैदा करती हैं या गड़बड़ी एक नया वर्ण बना लेती हैं, तो वही संधि होती है, जोड़ देती हैं। और जब उसको अलग कर देते हैं तो क्या हो जाता है? विच्छेद हो जाता है। तो संधि एवं संधि विच्छेद, ये आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। संधि क्या होती है? दो वर्ण को मेल को। और विच्छेद क्या होता है? बने हुए शब्द को पुनः तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। देखिए, भेद और प्रकार में अंतर होता है। जैसे कभी कभी हमारे मन में पैदा होता है सवाल कि भेद क्या होता है और प्रकार क्या होता है। तो भेद जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम बांट सकते हैं। और प्रकार वो होते हैं जो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, गिन सकते हैं, वो प्रकार उस या टाइप बता सकते हैं, वो प्रकार होता है। तो हम भेद ही कहेंगे, इसलिए भेद देखेंगे। देखिए, अगर आपको संधि पढ़ना है तो इससे पहले का चैप्टर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ण पढ़ना पड़ेगा। वर्ण या वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी। आप वर्णमाला से अवगत होंगे, यही आशा करते हैं हम। देखिए, अगर हम देखें तो हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से तो दो ही होते हैं। जैसे एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है? व्यंजन वर्ण। तीसरा होता है अयोग वा। क्या होता है? अयोग वा। ठीक, ये देखिए, जहां स्वर है स्वर का मेल, देखिए स्वर प्लस स्वर बराबर विकार किस में होगा? स्वर में ही होगा। मतलब बदलाव जो होगा, मतलब जो प्लस है, जहां संधि हो रही है वहां उसकी इस साइड क्या है? इस साइड में स्वर हो, कोई स्वर ही हो, और इस साइड भी स्वर ही हो, और दोनों मिलकर के क्या बनेगा? स्वर ही बनेगा। तो वहां संधि कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन, ठीक, अब व्यंजन और स्वर में तो अंतर जानते ही होंगे, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, व्यंजन और प्लस व्यंजन, और परिवर्तन व्यंजन में ही होगा। लेकिन एक और है कि व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन। ठीक, क्या? व्यंजन, सही से लिखा जाए व्यंजन।
तो ये दोनों स्थितियां होती हैं, आप ध्यान दीजिए कि लेकिन पहला वाला जो पार्ट होगा वो व्यंजन ही होना चाहिए। अगर हम देखें तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन और स्वर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि व्यंजन अगर हम देखें इसकी बनावट में, तो व्यंजन कैसे लिखा जाता है, उसके नीचे हलंत रहता है, जैसे हमने लिखा का, ठीक। तो व्यंजन जब इधर वाला जो साइड होगा वो हमेशा हलंत में ही रहता है और स्वर में हलंत नहीं होता है, क्योंकि स्वर की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। ये तो हमने दो संधियों के देखे। पहला संधि का भेद क्या हुआ, स्वर संधि, क्या कहेंगे, स्वर संधि। और दूसरा संधि का भेद क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। लेकिन अब अयोगवाह जानते हो किसे कहते हैं, कि वह ध्वनि जिसका योग किसी से न हो, मतलब ना शिरोरेखा से हो ना अगल बगल में हो, जुड़े ही नहीं, कोई शब्द लिखे तो वो अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अयोगवाह को आप जानते होंगे कि दो होते हैं हिंदी में, एक होता है अन और एक होता है आहा। लेकिन ये दोनों कब प्रस्तुत होते हैं, हमेशा स्वर के साथ। देखिए एक स्वर ले लिया अन, एक दूसरा हो गया आहा, ठीक, क्या हो गया आहा। तो अन जो लिए स्वर है और ये जो, अब इसकी ध्वनि में जैसे देखेंगे, इसकी ध्वनि मिटा देते हैं, इसके आगे देखते हैं। देखिए ध्वनि जैसे अन है, ठीक, अन लिए हैं, तो ये जो आ तो स्वर हो गया, क्या है, स्वर है। और ये जो अंग की बिंदी है इसका उच्चारण माँ के समान होता है या ना के जैसे होता है, ठीक। मूलतः माँ ही है, अगर विकल्प में कभी पूछा जाए तो ये माँ ही सही होगा, अंग कहते हैं। तो ये एक व्यंजन हो गया और एक स्वर हो गया, तो ना स्वर है ना व्यंजन है। तो इसका जैसे ये है, इसके शिरोरेखा से जुड़ा है, मतलब इस लाइन से जुड़ा नहीं जुड़ा, इसलिए अयोगवाह हो गया। और जैसे आहा है तो आहा, ठीक, तो ये हा का उच्चारण होता है इसमें और कंठ से उच्चारित होता है, इसलिए अयोगवाह हो गया। तो इस अन को हम व्यंजन में जोड़ देंगे, व्यंजन संधि में होता है। और जो ये आहा है इससे क्या है, ये अयोगवाह होता है, तो तीसरा निकल के आएगा जिसे हम विसर्ग कहते हैं। तो तीसरी संधि क्या बनती है, विसर्ग संधि। ये तो हमने संधियों के क्या देख लिए, भेद। तो आप बताएंगे, आप प्रश्न ये है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 3 संधि हमने जान ली है, ये संधि के भेद हैं। और संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद किसे कहते हैं, कि जब बने हुए शब्द को पुनः तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है और उसके अर्थ जानने की इच्छा होगी तो उसे तोड़ेंगे, तो वो तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है। तो आज हम केवल एक संधि के बारे में चर्चा करेंगे, वो पहली संधि होगी स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। हिंदी में संधि आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि देवनागरी लिपि सुधार के कारण ये बदलाव हो गया कि जो पंचमाक्षर हैं यदि अपने ही वर्ग के पहले आते हैं तो अनुस्वार में ही लिखे जाएंगे। इसलिए ताथा दाधा ना आता है तो ना है, तो इसलिए संधि ऐसे ही लिखी जाएगी, ठीक। संधि में उपसर्ग कौन सा है, सम है। प्रत्यय कौन सा है, ई है। और धातु कौन सी है, ध धातु है, धारण करने के योग में। ये इतने सारे आपके प्रश्न बन गए हैं। स्वर संधि देखते हैं। स्वर देखेंगे, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। अगर आपने वर्ण पढ़ा है तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, आ, ई, उ और री। लेकिन संस्कृत में एक ली भी आता है, ठीक, लेकिन हिंदी में अत्यंत विलुप्त हो गया, इसका कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अंशतः कहीं कहीं तो इसका प्रयोग होता है। तो इन स्वरों के चमत्कार से ही, इन 4 स्वरों के चमत्कार से ही जो वर्ण में विकार, शब्दों के बीच में वर्ण विकार होता है वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। देखिए जब 2 हम आ मिलाएंगे प्लस आ तो दोनों क्या बन जाएगा, दीर्घा बन जाएगा। और जब प्लस ई मिलाएंगे, ठीक, तो दोनों क्या बन जाएंगे, दीर्घ ई बन जाएंगे। अब बात ये है कि चाहे ये बड़ा हो, चाहे ये बड़ा हो, चाहे ये बड़ा हो, बनेगा तो बड़ा आ ही, ठीक। और जहाँ ये हो तो ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, प्लस री है तो री, दीर्घ री ही बनेगी।
अब चाहे ये बड़ा हो, चाहे ये बड़ा हो, चाहे दोनों बड़े हो, चाहे एक बड़े हो, बनेंगे तो बड़े ई। तो ये दीर्घ संधि, इससे क्या हुए, एक संधि का भेद आया, दीर्घ संधि। ठीक, अब इन्हीं मूल स्वरों से हमने लिखा आ, हमने लिखा ई। ठीक, आ और ई मिलकर ए हो गया। ठीक, बोले आए आए आए, तो आई आई आई, तो ए हो गया ना। ठीक, और आ और ऊ मिलाएं तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, एकादेश होता है 3 संधियों में, इसकी चर्चा हम अभी करते हैं, आगे देखते हैं। तो मूल स्वर के कारण ही स्वर में क्या होता है, बदलाव होता है, जिसके कारण स्वर संधि कहलाती। अगर व्यंजन में बदलाव हो जाएगा तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो स्वर संधि के भेद में देखेंगे तो हिंदी में तो 5 संधियां होती हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में 8 हो जाती हैं। प्रकृति भाव, पूर्व रूप और क्या है, ये इत्यादि संधियां हो जाती हैं। तो 5 आप किसमें, हिंदी में होती हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद देखेंगे, और आप ध्यान दीजिए कि 5 संधि को आपको शॉर्टकट में समझना है, कि हमको शॉर्टकट में कैसे समझना है। आपको बहुत समझाया जाता है, जैसे कि बीच में बड़ा आ गया तो तोड़ लेंगे, वहां से दीर्घ संधि हो गई, बड़ी आ गई तो दीर्घ संधि हो गई, ऐसे नहीं होता है। ठीक, उसके कुछ नियम हैं, आपको समझना पड़ेगा। देखिए 5 संधियां कौन कौन सी होती हैं। अगर बड़ा बड़ा हो गया तो दीर्घ, ठीक, और अलग अलग मिले, कुछ नया गुण पैदा हुआ तो गुण, और अगर मोटापा हो गया तो वृद्धि, वृद्धि मतलब मोटा हो गया। ठीक, और यण, यण के रूप में है तो यण संधि, मतलब यण प्रत्याहार मिलने के कारण। अब प्रत्याहार क्या होता है, वो माहेश्वर सूत्र से बनते हैं, उसकी चर्चा हम इसी के बीच में कर लेंगे जब आवश्यकता पड़ेगी तब। ओके, ठीक, यण। और अगला है अयादि। अयादि एक ऐसी संधि होती है, जब अयादि की बात आएगी ना तब बताया जाएगा कि अयादि में एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि अयादि से बनने वाले जो शब्द होते हैं सब के सब ऋण होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तोड़े, लेकिन जब बनते हैं ना तो अर्थ हो जाते हैं, अर्थवान हो जाते हैं। ठीक, ये बात कहाँ मिलेगी, आप ढूंढते फिरोगे कि कहाँ मिल सकती है। जब अयादि की बात आएगी ना तब इसकी बात होगी। और यण और अयादि दोनों की खास बात ये है, अलग है, और दीर्घ, गुण और वृद्धि तीनों की खास बात अलग है। तीनों की क्या खास बात है कि दीर्घ, गुण और वृद्धि, ये 3 संधियां ऐसी हैं जो स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक, यण और अयादि भी आती हैं, लेकिन इनका पूर्व वर्ण एकादेश होता है। पूर्व वर्ण एकादेश क्या होता है, देखिए पूर्व वर्ण पूर्व पर वर्ण एकादेश, एक मिनट, पूर्व और प्लस पर वर्ण, ठीक, दोनों के स्थान पर क्या होगा, एकादेश। अब एकादेश को जब तोड़ेंगे तो स्वयं यहाँ पर दीर्घ संधि है, एक धन आदेश, क्या होगा, एक धन आदेश, एक मतलब एक हो जाएगा, आदेश मतलब आदेश। देखिए संधियों में क्या क्या होता है, आदेश होता है, ठीक, आगम होता है, ठीक, लोप होता है, नया कोई व्यंजन, नया स्वर आ जाता है या व्यंजन आ जाता है, ठीक, संयोग होता है। ये सब संधि के नियम हैं, इनसे भी संधियां होती हैं, ठीक। या फिर एक ही वर्ण द्वित्व हो जाता है, द्वित्व भी हो जाएगा, ठीक, और आगम भी होता है। तो ये आदेश जो है यहाँ पर है ना, आदेश। तो अभी अब आदेश को ही जानिए, जब लोप की बात आएगी ना तो संधि में लोप की भी चर्चा हो जाएगी। और नया स्वर या व्यंजन आ जाएगा तो यहाँ आते हैं ना नए स्वर और व्यंजन, यहाँ बताएंगे नया स्वर हो जाएगा। और ऐसे यही दो ऐसी संधियां हैं जहाँ व्यंजन भी हस्तक्षेप कर लेते हैं। नाम तो है स्वर संधि, लेकिन व्यंजन क्या कर लेते हैं, हस्तक्षेप कर लेते हैं। अच्छा आप बताइए कौन से व्यंजन हैं जो स्वर संधि में भी अपना खाता खुलवा लेते हैं, वो कौन है जिसे आप अर्धस्वर कहते हैं। अब बात आई कि हिंदी में तो 2 ही अर्धस्वर होते हैं, या और वाह, या और वाह, लेकिन यहाँ पर देखेंगे
तो यारा लावा। देखिए एक विद्वान है वासुदेव नंदन जी, उन्होंने अर्धस्वर तो चारों को कह दिया संस्कृत की दृष्टि से, क्योंकि ये क्या है, यारा लावा अर्धस्वर होते हैं। और क्यों, क्योंकि इन्हीं से स्वर संधियों में ये हस्तक्षेप कर लेते हैं। यह संधि और अयादि में ही होता है, इन तीनों में तो नहीं होता है। ठीक, तो ये आपके कुछ बातें हैं, ये मूल बातें हैं, लेकिन आज हम केवल दीर्घ संधि की ही बात कर पाएंगे, और भी थोड़ी सी बातें, या फिर और बाकी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं किसके बारे में। पहले एक चीज बताना था आपको कि वृद्धि संधि, और यहाँ क्या लिखे थे, यड़ संधि। ठीक, और यहाँ क्या था, अयादि संधि। अयादि संधि, देखिए ये दोनों जो संधियां हैं इनमें पूर्व वर्ण, ठीक, पूर्व वर्ण पर आदेश होता है, पूर्व वर्ण आदेश, पर वर्ण में नहीं होगा। पूर्व वर्ण पर वर्ण क्या होता है, जैसे ये प्लस है ना, प्लस के पहले वाला पूर्व वर्ण और प्लस के बाद वाला पर वर्ण, मतलब बाद वाला वर्ण, तो ये तो नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन, बदलेगा ये वाला। ठीक, तो बात यह है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्व और पर दोनों की जगह पर एक हो जाएगा। ठीक, जैसे बात करेंगे ये दीर्घ है, तो दीर्घ में दोनों के स्थान पर एक होगा, गुण में भी दोनों के स्थान पर एक होगा, वृद्धि में भी दोनों के स्थान पर होगा, लेकिन इन दोनों में केवल पहले वर्ण में ही बदलाव होगा, जो बगल वाला है ना वो ऐसा ही रहता है। ठीक, ये बात बताना था, भूल गए थे। चलिए दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं, या फिर हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगली वीडियो में हम दीर्घ संधि के नियम पे और दीर्घ संधि के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेके आएंगे, आप भी सॉल्व करेंगे और हम भी सॉल्व करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।